आज सुमन खुश तो थी, लेकिन अपने पापा को छोड़कर जा रही है यह सोचकर थोड़ा उदास भी थी। आज ही उसकी राजन से शादी हो गई। शादी साधारण थी, केवल 4 लोग थे। सुमन के पिता, उसकी बहन स्वाति, स्वाति के पति और सुमन का भाई रवि। राजन के पिता नहीं थे और माँ को यह शादी मंजूर नहीं थी। कोई अन्य रिश्तेदार जीवित नहीं था, इसलिए राजन का समर्थन करने वाला भी कोई नहीं था। शादी गांव के देवी मंदिर में हुई। राजन और सुमन को आज शाम 4 बजे एसटी पकड़कर राजन के घर पहुंचना था, क्योंकि राजन को छुट्टी नहीं मिलेगी। चिंता मत करो, माँ जितनी गुस्से वाली है उतनी ही प्यारी भी है, राजन ने सुमन को समझाते हुए कहा। एसटी ने गांव छोड़ दिया और 5 घंटे की यात्रा के बाद चिपलून से 20 किमी दूर पालघर गांव के बाहर एक बड़ी और प्राचीन हवेली के सामने उतरे। अंधेरा था और महल की लाइटें बंद थी। माँ सो रही होगी, उसे जल्दी सोने की आदत है। यहाँ लाइट इसी तरह जाती है। रुको, मैं मोमबत्ती ढूंढता हूँ, राजन ने सुमन को महल के दरवाजे से लाते हुए कहा। उसने मोबाइल की लाइट जला दी। सुमन कुछ असमंजस में थी। जल्दबाजी में की गई शादी बिल्कुल भी आराम नहीं था, और इस बार इतने बड़े महल में, वो भी ऐसे समय में। राजन अंदर वाले कमरे में गया और एक मोमबत्ती ले आया। उस मोमबत्ती की रोशनी में उसने महल के उस कमरे को अपनी आंखों से पूरा देख लिया। चलो, तुम्हें हमारा कमरा दिखा दूं। वे दोनों महल की पहली मंजिल पर आए। वो सामने वाला कमरा माँ का है। दूसरी मंजिल पर भी ऐसे ही 2 कमरे हैं। इनमें से एक सामान रखने का कमरा है और दूसरा कमरा बंद है। ऊपर वहाँ एक छत है। राजन सुमन से कह रहा था। सुमन केवल हाँ में जवाब दे रही थी। वे दोनों अब अपने बेडरूम में आए। सुमन ने अपना पर्स टेबल पर रखा और बिस्तर पर बैठ गई। राजन वह कमरे में मोमबत्ती जला रहा था। राजन, क्या तुम आ रहे हो? पड़ोस के कमरे से आवाज आई। सुमन ने अनुमान लगाया कि यह राजन की माँ की आवाज होगी। आया माँ, राजन ने कहा। मैं जाता हूँ, माँ बुला रही है, राजन ऐसे कहते हुए बेडरूम से बाहर चला गया। सुमन भी फ्रेश होकर आई। उसने मोमबत्ती की रोशनी में घड़ी देखी। 10 बज रहे थे। उसने अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेटने ही वाली थी, इतने में बेडरूम का दरवाजा बजा। सुनबाई, ए सुनबाई, अंदर आओ क्या? एक बुजुर्ग की आवाज सुमन के कान में पड़ी। हाँ, आइए, सुमन ने उत्तर दिया। साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला कमरे में आई। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में सुमन उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। राजन ने सुमन को बताया था कि राजन की माँ पुराने रीति रिवाजों वाली है। देख सुनबाई, जो हुआ सो हो गया। मैं सारा गुस्सा भूल गई हूँ, इसलिए अब मेरे मन में कुछ भी नहीं है। तुम भी मन में कुछ भी मत रखो, खुशी से रहो। मेरा राजन हीरा है। आप आराम करो, मैं जा रही हूँ, बुढ़िया बोली। सुमन बुढ़िया के पैरों पर गिरने के लिए झुकी, लेकिन बुढ़िया जल्दी से कमरे से बाहर चली गई थी। सुमन ने मन ही मन कहा, सास कितनी प्यारी लगती है। 15 मिनट बाद राजन बेडरूम में आया। क्या हुआ? माँ से बात की? मैंने कहा था ना, माँ बहुत प्यारी है, वो ज्यादा देर तक किसी से नाराज नहीं रह सकती, राजन ने कहा। चलो आप सोते हैं, मुझे कल काम पर जाना है, राजन ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। सुमन देर से उठी क्योंकि वह कल बहुत थकी हुई थी। उसने आंखें खोली और दूसरी ओर देखा, लेकिन राजन वहां नहीं था। वहां पर एक चिट्ठी थी। मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम उठो और खाना बनाओ। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज पूरा दिन अपने कमरे में आराम करेगी। जब तक माँ न बुलाए कमरे में मत जाना। चिट्ठी पढ़ने के बाद सुमन ने थोड़ा आराम किया, फिर उठकर नीचे किचन में गई। वहाँ बहुत साफ सफाई थी। किचन की खुली खिड़की से पीछे एक छोटा सा घर दिख रहा था, लेकिन वह बंद था। उसने चाय बनाई और कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगी। सुनबाई, सुनबाई, क्या तुम ऊपर आ रही हो? उसके कान में एक आवाज सुनाई दी। वो चाय का कप छोड़कर ऊपर चली गई। बुढ़िया के कमरे का दरवाजा खुला था। सुमन कमरे में दाखिल हुई। बुढ़िया कमरे की खिड़की और मुंह करके लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। थोड़ा चाय बना के लाओ मेरे लिए, बुढ़िया ने कहा। ठीक है, लाती हूँ, सुमन जाने लगी। और हाँ, आपसे जब तुम मेरे कमरे में आओ तो सबसे पहले दरवाजा खटखटाओ।
बूढ़ी औरत ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, मैं यहाँ से याद रखूंगी, सुमन ने कहा। वह रसोई में थी। उसे बुढ़िया की बात अच्छी नहीं लगी। उसने चाय बनाई और फिर बुढ़िया के कमरे के पास आई। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, टेबल पर चाय रखो, मैं नहा रही हूँ, बुढ़िया ने अंदर से कहा। वह अंदर आई, चाय का कप रखा और जाने लगी। वो उस कमरे में चली गई और कमरे को बारकाई से देखने लगी। कमरा अजीब लग रहा था। कमरा बहुत धूल भरा था। हालांकि कमरे में बूढ़ी औरत रहती थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने इसे खोला ही न हो। और तो और बुढ़िया जिस कुर्सी पर बैठी थी उस पर धूल जमी हुई थी। सुमन कमरे से बाहर आई। दोपहर हो रही थी। सुमन खाना बनाने लगी। कई बातें उसे परेशान कर रही थी। एक तो वह कमरा इतना अजीब क्यों है, सास मुंह क्यों नहीं दिखाती। दूसरी बात यह है कि वह बीमार है, लेकिन उनके कमरे में दवा की शीशी नहीं दिखनी चाहिए। बस यह रहस्यमय लग रहा था। खाना बन गया था। सुमन कुर्सी पर बैठने ही वाली थी, तभी फिर से सास की आवाज आई। सुन भाई, क्या तुम आ रही हो? हाँ आई। सुमन सासूबाई के कमरे के पास आई। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर आने की इजाजत मांगी। आओ, अंदर की बूढ़ी औरत ने कहा। सुनो, मेरा खाना मत लाना, तुम खा लो, कुर्सी पर पीछे बैठते हुए बुढ़िया ने कहा। ठीक है। सुमन वापस बाहर आ गई। दोपहर का खाना खाने के बाद वो बेडरूम में आई, बिस्तर पर लेटी और उसकी आंख लग गई। सुमन, ए सुमन, राजन ने आवाज देकर सुमन को जगाया। तुम कब आए? मैं अभी आया, लेकिन शाम के 7 बजे है। कल की थकान के कारण अधिकतर तुम गहरी नींद में सो गई होगी, राजन ने बहुत समझदारी से कहा। सुमन को अच्छा लगा। अच्छा, माँ ने क्या कहा? आज का दिन कैसा रहा? राजन ने पूछा। कुछ नहीं, मैंने उन्हें एक बार चाय दी थी, लेकिन उन्होंने खाना खाने के लिए मना किया, सुमन ने कहा। अच्छा, उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, राजन ने कहा और बूढ़ी के कमरे में चला गया। सुमन को लगा उसके मन में जो सारी शंकाएं थी उसके बारे में राजन से पूछना चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। राजन काफी देर तक बूढ़ी के कमरे में रहा। सुमन रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसे लगा कि किचन की खिड़की पर कोई खड़ा है। सुमन कांप उठी और थोड़ा पीछे हटकर खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर अंधेरा था, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो एक औरत थी। उस अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थी। उसके बाल खुले रह गए थे और कुछ सेकंड के लिए उसकी नजर उन पर पड़ी और वो अंधेरे में गायब हो गई। सुमन थोड़ी डरी हुई थी। सुमन, खाना बन गया क्या? ऊपर से राज की आवाज आई। हाँ, उसने जवाब दिया। कुछ देर में राजन नीचे आया। माँ और मेरी प्लेट मैं ले लूंगा, तुम खा लेना, उसने कहा। वो थाली लेकर गया और 1 घंटे से ज्यादा हो गया था वो नीचे नहीं आया था। खाना खाने के बाद सुमन बर्तन वही छोड़कर कमरे में चली गई। उसने कमरे में आकर देखा तो राजन कब का सोया हुआ था। वो दोपहर को सो गई थी, इसलिए अब उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ देर तक राजन के पास लेटी रही। इसी बीच उसे महसूस हुआ कि उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। वह धीरे से बिस्तर से उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजे पर कोई नहीं था। उसने बाहर झांका। खुले बालों वाली एक महिला सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। वह सास नहीं थी, क्योंकि वह एक जवान औरत थी। सुमन भारी कदमों से उसके पीछे चल रही थी। वह दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। सुमन उसके पीछे पीछे आ रही थी। महिला अब दूसरी मंजिल पर स्टोर रूम के कमरे के सामने रुक गई और वो स्टोर रूम के कमरे में प्रवेश कर गई। सुमन उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। कमरे में अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक कमरे की लाइट चालू और बंद होने लगी। उस रोशनी में उसने एक भयानक दृश्य देखा। कमरे के पंखे से एक लाश लटक रही थी। वो लाश वही महिला की थी जो थोड़ी देर पहले कमरे में आई थी। सुमन चीख पड़ी।
लाश पंखे की तरह घूम रही थी, लेकिन लाश की खुली चमकीली आंखें सुमन को देख रही थी और लाश के चेहरे पर एक मुस्कान थी। एक ठंडा स्पर्श सुमन के कंधे पर पड़ा। उसने चौंक कर पीछे देखा और उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि उसके पीछे वही औरत खड़ी थी जिसका शव पंखे से लटक रहा था। सुमन की आवाज उसके गले में अटक कर रह गई और अचानक कमरे में पूरा अंधेरा हो गया। सुमन अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर भाग गई। वह अपने शयन कक्ष में पहुंची। राजन सो रहा था। अरे जल्दी उठो, उसने राजन को जगाया। क्या हुआ और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? राजन ने पूछा। सुमन कांपते हुए उसे बताती है कि क्या हुआ, यह कैसे संभव है? तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इस महल में कुछ भी नहीं है। तुम्हें शांत होकर सोना चाहिए। राजन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं, मैं सोई नहीं थी। जो मुझे महसूस होगा, ऊपर स्टोर रूम में आओ मेरे साथ, सुमन ने रोते हुए कहा। राजन कमरे के बाहर खड़ा था, वह अंदर नहीं गया। सुमन और वो कमरे के बाहर से कमरे में झांक रहे थे और अनुमान लगा रहे थे। स्टोर रूम सामान्य लग रहा था, उसमें कुछ भी नहीं था। देखो कहाँ, जाओ आराम से सो जाओ। राजन उसे वापस शयन कक्ष में ले गया। सुमन और राजन दोनों सो गए और बेडरूम की खिड़की से महिला अपनी चमकती आंखों से उन्हें रात भर देखती रही। सुबह 8 बजे सुमन उठी। आज भी बिस्तर पर कल की तरह ही निर्देशों वाला एक पत्र पड़ा था। राजन काम पर गया था। सब कुछ तैयार करने के बाद सुमन रसोई में आई। कल रात की घटना उसे अभी भी परेशान कर रही थी। साथ ही उसे अपनी सास का अजीब व्यवहार भी समझ नहीं आ रहा था। सुमन ने चाय पी। धीरे धीरे दिन चढ़ रहा था, लेकिन सास ने एक बार भी आवाज नहीं दी। सुमन दोपहर का खाना बनाकर महल के आंगन में आ गई। उसने महल के आंगन से चारों ओर देखा। बहुत दूर तक वहां कोई दूसरा घर नहीं था। दक्षिण की ओर का क्षेत्र घनी झाड़ियों से घिरा एक छोटा सा क्षेत्र था और उससे आगे कृषि भूमि थी। अब वो घूमती हुई महल के पीछे बंद कमरे के पास आ गई। पुराने बंद कमरे की हालत इतनी खराब थी कि कई सालों से बंद पड़ा होगा। दरवाजे पर लगा ताला भी जंग खा चुका था। सुमन कमरे की बंद खिड़की से देखने लगी कि उसे अंदर कुछ दिख रहा है या नहीं, और अचानक एक औरत बंद खिड़की के पास खड़ी हो गई। जैसे ही उसने देखा, इतनी देर तक कमरे में कोई नहीं था और अचानक खिड़की के अंदर खड़ी एक महिला की परछाई देखकर सुमन चौंक गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आभास तो नहीं है, सुमन ने फिर से खिड़की की ओर देखा। वह आभास नहीं था, सचमुच एक औरत थी वहां। अजीब नजर, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन चेहरे पर खुले बाल थे। सुमन के शरीर में कांटा लग गया। वह डर के मारे महल की ओर भागी। वह जल्दी से अपने शयन कक्ष में भाग गई। उसे नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा है। सुमन शांत हो गई। जो भी हो, पिछले दिनों यहाँ कुछ भयानक हुआ होगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, सुनबाई, ओ सुनबाई, आई। सुमन जल्दी से सास के कमरे के पास आई। दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। सास हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था। मेरे लिए चाय लाओ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुमन चाय लेकर आई और मेज पर रख दी। बुढ़िया अब कमरे में नहीं थी, लेकिन बाथरूम में नल की आवाज आ रही थी और बुढ़िया की चूड़ियों की आवाज। मतलब बुढ़िया नहा रही थी। सुमन कुछ देर वही रुकी। उसके मन में विचार आने लगे, सासू जी, आप इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही हो? तभी बाथरूम से नल की आवाज बंद हो गई। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली। दोपहर ऐसे ही बीत गई। सुमन ने आज वादा किया था कि वो आज राज खोलेगी, लेकिन कैसे? राजन से पूछने से कुछ नहीं होगा। वो ठीक से कुछ नहीं कह पाएगा। वैसे भी 2 दिन से उसने ठीक से बात भी नहीं की थी। हमेशा सास के कमरे में ही रहता था, तो फिर क्या करे? शाम हो गई थी, लेकिन राजन अभी तक नहीं आया था। घर में कोई फोन भी नहीं था। अब अंधेरा हो गया था। चारों तरफ अंधेरा था। सुमन ने मोमबत्ती जलाई
और रसोई से पहली मंजिल पर आ गई। वह शयन कक्ष में जाने ही वाली थी कि उसे अपनी सास के कमरे में बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। कितनी भी बूढ़ी हो, सास है, अंधेरे में कहीं गिर गई तो राजन आएगा तो बहुत कुछ सुनाएगा। यही सोचकर सुमन मोमबत्ती लेकर सीधे अपने सास के कमरे में चली गई। बिना दरवाजा खटखटाए बुढ़िया अंधेरे में नीचे गिरे पानी के बर्तन को ढूंढ रही थी। अंधेरे में अचानक मोमबत्ती की रोशनी बुढ़िया की चेहरे पर पड़ी और सुमन का सिर सुन्न हो गया, क्योंकि वह बुढ़िया कोई और नहीं बल्कि राजन ही था। उसने साड़ी पहनी हुई थी, उसके माथे पर बिंदी थी, उसके चेहरे के भाव किसी महिला के जैसे थे। सुमन के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा सदमा था। राजन तुम, पर क्यों? सुमन के मुंह से बोल ही नहीं निकल रहे थे। राजन औरत के भेष में ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने कुटिल मुस्कान के साथ कमरे के कोने में सुमन के पीछे देखा। सुमन ने वो जिधर देख रहा था उधर मोमबत्ती जलाई और उसका गला सूख गया। कमरे के कोने में एक जक्कड़ बुढ़िया खड़ी थी, एकदम सफेद झुर्रीदार त्वचा, आंखें धसी हुई, साड़ी पहने हुए, सफेद बाल खुले छोड़े हुए, लेकिन चेहरे पर एक विकृत मुस्कान। उसके पैर कांप रहे थे। वह अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर भागी। भागते समय मोमबत्ती गिर गई। वह अंधेरे में लगभग दूसरी मंजिल पर भाग गई। उसे लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वह राजन था। अब तक उसे अंधेरे की आदत हो चुकी थी। वह भागकर दूसरी मंजिल पर बने अंधेरे कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह दीवार के सहारे बैठ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसी कमरे का लैंप जलने बुझने लगा। उसने उस चकाचौंध रोशनी में दूर से देखा और उसके शरीर में एक दर्द महसूस हुआ। उसके बाईं ओर एक महिला अपने बाल खुले करके बैठी थी। उसका चेहरा उसके बालों के पीछे छिपा हुआ था। महिला ने धीरे से अपनी गर्दन सुमन की ओर घुमाई। सुमन अपने बालों के पीछे छिपा हुआ आंशिक रूप से जला हुआ चेहरा देखकर हैरान रह गई। तुम भी मर जाओगे, वो और उसकी माँ तुम्हें भी यहाँ फांसी पर लटका देंगे। ऐसे चिल्लाते हुए उसकी नजर सीलिंग फैन पर पड़ी। उसका शव पंखे से लटका हुआ था। सुमन डर से पानी पानी होकर चिल्लाई, लेकिन क्यों? वह बिना कोई जवाब दिए बैठी रही और वही आज जली लाश पंखे के साथ इधर उधर घूम रही थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। सुमन को उस औरत से कोई नुकसान नहीं हुआ। वो बहुत डरी हुई थी। सब कुछ अजीब हो रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। तभी उसकी नजर कमरे की खिड़की पर गई। कमरे की खिड़की खुली थी। सुमन उठी और खिड़की से बाहर देखने लगी। खिड़की के पास से एक पाइप नीचे जा रहा था। सुमन साहसपूर्वक पाइप से नीचे उतरने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे वह पाइप से नीचे उतर गई और महल के पीछे की ओर उतर गई। उसने अब सोचा कि वह यहाँ से भाग जाएगी। वह जल्दी से वहां से महल के मुख्य द्वार की ओर भागी। वह महल के गेट से बाहर भागी और महल पर एक आखिरी नजर डाली। उसने जो देखा उसे देखकर किसी का भी दिमाग रुक जाएगा। महल के आंगन में 5-6 औरतें खुले बालों में टहलती नजर आई। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। शायद वो चीख इसलिए थी क्योंकि उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सुरक्षित बाहर निकल सके। महल के अंदर अब रोशनी दिखाई दे रही थी। राजन खिड़की में एक महिला के रूप में खड़ा था और उसकी बूढ़ी माँ सुमन को वहां से सुरक्षित निकलते हुए देख रही थी। सुमन अपनी जान बचाने के लिए भागी। हाईवे पर पहुंची। वहां से वह चिपलुन पहुंची। वह चिपलुन के पुलिस स्टेशन गई और पुलिस को बताया कि क्या हुआ था। पहले तो कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन काफी समझाने के बाद आखिरकार पुलिस ने उनकी बात मानी। 1 घंटे के अंदर पुलिस आई और महल पर छापा मारा। सुमन भी उनके साथ थी। महल में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सभी लाइटें जल रही थी। बेसमेंट पहली मंजिल को पुलिस ने साफ कर दिया था। वे बुढ़िया के कमरे में दाखिल हुए, जहां उन्हें पुरानी साड़ियां और बुढ़िया के कुछ गहने मिले, लेकिन न तो राजन न ही वहां कोई और मिला। अब सुमन पुलिस को दूसरी मंजिल पर ले गई
और उसने स्टोर रूम खोला तो चौंका देने वाला नजारा दिखा। साड़ी में राजन का शव पंखे से लटक रहा था। खून से दीवार पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, बदला पूरा हुआ। सुमन को एहसास हुआ कि यह किसने किया होगा। पूरी हवेली की तलाशी लेने पर पुलिस को कुछ तस्वीरें मिली जिनमें एक बूढ़ी औरत की फोटो थी। उसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। पुलिस को कई एल्बम मिले। ये सभी राजन की पिछली शादियों के एल्बम थे। करीब 5-6 एल्बम थे। आप देखने के लिए सिर्फ महल का पिछला कमरा ही बचा था। पुलिस कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई और पुलिस भी एक पल के लिए चौंक गई। उस कमरे में पुलिस को जमीन में दबे करीब 5-6 मानव कंकाल मिले। सारा पंचनामा किया गया। पुलिस ने महल को सील कर दिया और सुमन को महल के बाहर ले जाकर गाड़ी में बैठाया और गाड़ी वहां से चली गई। सुमन ने आखिरी बार महल की पहली मंजिल की खिड़की की ओर देखा और उसका शरीर कांप उठा। खिड़की में बुढ़िया और राजन उसे देख रहे थे। सुमन सकुशल घर पहुंच गई। बाद में आगे की जांच में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली। राजन और उसकी मां ने दहेज के लिए अपनी पहली पत्नी को जला दिया था। उसी घटना में उसकी मां की भी जान चली गई। उस सदमे में राजन एक विक्षिप्त मनोरोगी बन गया। वह नई लड़कियों से शादी करता था और उन्हें महल में लाकर उनकी बलि चढ़ा देता था, क्योंकि उसका मानना था कि इससे उसकी मृत मां फिर से जीवित हो जाएगी। राजन की पहली पत्नी वहां थी जिसे सुमन ने स्टोर रूम में देखा था। राजन ने उसकी आत्मा भी देखी थी, इसलिए उसने उस कमरे में प्रवेश करने से परहेज किया। लेकिन जब उसने सुमन को मारने के लिए उस कमरे में प्रवेश किया था तो उसकी पहली पत्नी ने उसको मार डाला और उसका बदला पूरा हो गया।